सबसे पहली बात यह है कि कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपको आइल्स से डर लग रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वो करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप रीजनल एरियाज़ में आएगा, ठीक है, उधर पॉइंट्स मेन बात होती है, इससे आप वीज़ा रेट बढ़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, और मैं भी एज फिट एज ऑलवेज। अच्छा, तो गाइस आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, मगर हमें पता नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आएँ। तो आज मैं आपको फर्स्ट स्टेप जो है ये है कि अगर आपने फैसला कर लिया कि हमने ऑस्ट्रेलिया आना है, तो ऑस्ट्रेलिया हमने कैसे आना है वो आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं हम। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से लेकर वीज़ा एंड तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, किन किन चीज़ों डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सारा कुछ आपको बताऊंगा। और ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने ये याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपने कंसल्टेंट के थ्रू ये अप्लाई करना है। ये नहीं है कि मेरा कोई एफिलिएशन है किसी के साथ, ये ऐसी बात नहीं है, और ना ही मैं आपको पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि किस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करें। वैसे ही कह रहा हूँ कि आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा, उसको 20-30-40 हज़ार रुपये दे देंगे तो कोई इशू नहीं है यार कंसल्टेंट को। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आना तो आपके पास पैसे होने चाहिए शुरू में, ठीक है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया आएगा, क्योंकि जर्मनी, इटली, इस तरह की जगहों पे फ्री काम हो जाता है, वो सिस्टम नहीं है इधर, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलती है मगर वो कम होती हैं। तो ठीक है, आपने सबसे पहले ये है कि कंसल्टेंट के थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आप चाहती हैं कि आप जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में उनके पार्टनर्स होंगे, जो उनके साथ एफिलिएशन होगी उन बंदों की, वो रजिस्टर्ड होंगे वो बंदे कंसल्टेंट, आप उनके थ्रू ये अप्लाई करें। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, मगर मैंने कंसल्टेंट के थ्रू ये अप्लाई किया था, और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कंसल्टेंट के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये जो कंसल्टेंट वाली बात है उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ खुद सेलेक्ट करनी है, 3-4 जो अपनी फील्ड की। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं बंदे की जो कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है, मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस करने, ठीक है। तो वो बंदा जो है वो लिखेगा मास्टर्स मैंने करने जाना है कंप्यूटर साइंस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। आपने अगर पीआर लेने के लिए आना है तो आप रीजनल एरियाज़ में आएगा, ठीक है, उधर 5 पॉइंट ज़्यादा होते हैं रीजनल एरियाज़ में। अगर नहीं पीआर लेनी तो फिर आप सिडनी, मेलबर्न, बड़े शहरों में जा सकते हैं, ठीक है। ये बात तय होगी। हम एज्यूम करें कि उस बंदे ने पीआर लेनी है और वो कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स करने आ रहा है, और उसने अब वो रीजनल एरिया सेलेक्ट करेगा। अब मैं लिखूंगा, वो बंदा लिखेगा रीजनल एरियाज यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कंप्यूटर साइंस मास्टर्स। या आगे यूनिवर्सिटीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, उनकी फीसेस हमने देख ली, अच्छा यूनिवर्सिटी है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने देख ली, ठीक है। आइल्स जो है वो 6 से ऊपर हमें चाहिए हर ईच पार्ट में, ठीक है। और ठीक है, अगर आपको आइल्स से डर लग रहा है, क्योंकि मैंने तो आइल्स किया था, मगर अगर आपको आइल्स से डर लग रहा है, कुछ लोग जो हैं पीटीई भी करते हैं। पीटीई बड़ा इजी है, बहुत इजी है, उसके लिए 42 पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो 90 में से, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वो करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप लोग, अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम आइल्स नहीं कर सकते, तो वो पीटीई कर लें, वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। उसमें 42 आप मार्क्स अचीव करें, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको वीज़ा लेने में इतनी आसानी होगी, ठीक है। और जो आइल्स कर रहे हैं 6 से ऊपर जितना होगा उतना अच्छा है, मिनिमम 6 होना चाहिए। किसी भी जो सेक्शन है, जो आइल्स के 4 सेक्शन होते हैं, किसी में भी 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती हैं, 5.5 भी एक्सेप्ट करती है, मगर आपने ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में वीज़ा जो है उसमें इशू हो सकता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो बंदा जो है, जो हमने जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं दोबारा, उसका हम नाम भी रख लेते हैं, बंदे का हमने नाम रख लेते हैं अली है। वो उसने सेलेक्ट कर ली यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और उसने रीजनल एरियाज़ की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली 3-4, और उसने जब 4 यूनिवर्सिटी सपोज उसने सेलेक्ट कर ली हैं, कंसल्टेंट के पास जाने से पहले ये बता रहा हूँ अभी बातें, 4 यूनिवर्सिटी उसने सेलेक्ट कर ली हैं अपने मास्टर्स को देखते हुए, अपनी रीजनल एरियाज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सेलेक्ट कर ली हैं उसने 4। तो अब वो यूनिवर्सिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल अब उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड सेलेक्ट की है सपोज, उस बंदे ने, अली ने। अब वो उस यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद जाके उसने देखना कि उनके पार्टनर्स कौन है जो पाकिस्तान में है, जो कंसल्टेंट कौन से हैं, एफिलिएशन उनकी किन के साथ है।
ठीक है। अब वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग उसने देखी है, सपोज सेकंड यूनिवर्सिटी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग देखी है, उसके पार्टनर्स कौन है पाकिस्तान में, ठीक है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसल्टेंट होते हैं इन्होंने पैसे ये 30-40 हज़ार रुपये जो आपसे लेना वो उससे नहीं, आपसे नहीं कमाते, ये यूनिवर्सिटी से लेते हैं कमीशन। तो जब तक वो अफिलिएट ही नहीं हो गए, जो वो पार्टनर्स ही नहीं है उन यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो क्या कहते हैं आपसे पैसे क्या कमाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैंने यार फलां यूनिवर्सिटी में करना है, जबकि वो पार्टनर्स ही नहीं है, तो वो आपकी हो सकता है आपको यार इतना सही आप पे फोकस ना करें। तो आप पहले कंसल्टेंट के पास जाने से पहले ही यूनिवर्सिटीज वो जो आपने अपने मतलब की देखनी है उसके लिहाज से हमने वो जो क्या कहते हैं कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने ये चीजें नहीं की थी, बाद में मैं फेस कर रहा था ये चीजें, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने देखना कि जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड पे गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग की वेबसाइट पे गए हैं, एक सपोज एबीसी कंसल्टेंसी है, वो दोनों में आ रही है, दोनों तीनों में वो क्या कहते हैं उनका जो है पार्टनर्स हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिया एबीसी। आप उसके पास गए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसको दी, मैंने क्या करने जाना है, क्या है, सारी चीज़ें उसको बताई। वो आपकी जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अप्लाई कर देगा, वो अच्छे तरीके से अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप पैसे मुझे मिलेंगे, इस बच्चे की प्रोफाइल अच्छी है या जो भी है, ठीक है। तो वो अब आप पे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तो उसने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, वो अप्लाई कर देगा। वो फिर उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स आपने दे देने उसको पहले, वो ठीक है 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बैचलर्स, क्योंकि हम अली जो है वो जो हमने एग्जांपल ले रहे हैं वो बंदा मास्टर्स करने जा रहा है, तो ठीक है सारे आपने बैचलर्स की डिग्री उनको सारा कुछ दे दिया, ठीक है। वो अप्लाई कर देगा, एक्सेप्ट हो गया। सपोज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग की एक्सेप्टेंस आ गई है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड नहीं आपको एक्सेप्ट किया, वोलोंगोंग की आ गया एक्सेप्टेंस, आपने वो कहा कि चलो भाई हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो है वो आपको अली को जो है वो फिर आपको जीटी एक होता है, जीटीई होता है, उसमें आपने ऐसे लिखना होता है, पर्सनल ऐसे, मेन जो उसका पार्ट होता है पर्सनल ऐसे होता है, वो खुद लिखिएगा। आपने बारे में बताना है मैं क्यों आना चाहता हूँ, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, ठीक है, मैंने ये डिग्री क्यों सिलेक्ट की, ठीक है, और इससे करने से मेरे में क्या क्या मेरे में स्किल्स डेवलप होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। जीटी के में जो पर्सनल ऐसे होता है उसमें लिखनी होती हैं। वो फिर आपने अपने कंसल्टेंट को देना, वो कंसल्टेंट उसको यूनिवर्सिटी को भेज देगा, यूनिवर्सिटी बोलूँगा उनको, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सारी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कंसल्टेंट ये भी कह सकता है कि यार मैं आपका लिख देता हूँ, या कोई वो भला क्या करेगा, वो किसी बच्चे को काट कूट के आपको दे देगा। तो वो उस तरह नहीं करना, आपने खुद लिखना है ताकि आपको पता हो, जब मैंने वीज़ा भी अप्लाई करना तो फिर आपको पता हो कि यार ये चीज़ें मैंने क्या कहते हैं लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि फिर वीज़े में कभी कभी कॉल भी आ सकती है ना, वो आपसे उनको कोई गलत बात लगेगी तो वीज़े ऑफिसर आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है कि आपने खुद लिखना है, ठीक है। वो आपने ऐसे दे दिया उसको, ठीक है, और उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, उन्होंने फिर जीटीए भी आपका क्लियर हो गया। वो फिर आपको भेजेंगे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करनी है, आपने सबमिट करनी है। वो फ्लाई अवेयर के थ्रू हो जाती है, वो इतना कोई इशू नहीं है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है वो, ठीक है। वो आप फी उनको दे देंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आपको सीओई आपको देंगे 1-2-3 हफ्ते बाद, जब फी देने के बाद वो आपको सीओई एक फॉर्म होता है, उसमें लिखा होता है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है वो, उसमें आपका मास्टर्स क्या करने जा रहे हैं, आपने कितने पैसे दिए हैं, वो चीज़ के बेस पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो हमारी मेन चीज़ है, सीओई जिसे कहते हैं, ठीक है। वो फिर आपका वो जो कंसल्टेंट है वो फिर वीज़ा अप्लाई करेगा, उसी 30-40 हज़ार रुपये जो हमने शुरू में देना हमने, वो अपने एकदम ये 30-40 हज़ार नहीं देना होता, बाय पार्ट्स में देना होता है। क्योंकि मैंने बाय पार्ट्स दिया था, 10,000 ऐसे करके दिया था। वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज में ऐसे नहीं कि पूरे पैसे एकदम ही दे देने उसको कंसल्टेंट को, ठीक है, बाय पार्ट्स देने होते हैं। तो वो वीज़ा के जो वीज़ा अप्लाई करना है वो भी उससे 30-40 हज़ार के अंदर ही है, ठीक है। तो वो सारा खुद आप वो अप्लाई करेगा, कोई इशू नहीं है। वो सारी चीज़ें जब वो फिल कर लेगा वीज़े की, वो आपसे कहना कि आपने मुझे बताना कि जब आपने अप्लाई करने से पहले, ताकि मैं रिव्यू कर लूँ सारी चीज़ें। वो खुद नाम अपना सारी चीज़ें वगैरह देख लेनी है, एक एक चीज़ खुद देखनी है वीज़े में कि उसने क्या क्या फिल किया हुआ है। ऐसे जो है जो जीटीई में भेजा था वही दोबारा आपने उधर भी उसको रिफाइन और भी कर सकते हैं, हम अपने लिहाज से और भी रिफाइन कर सकते हैं वीज़ा को हम क्या अप्रूवल रेट बढ़ाने के लिए। उसमें आपने सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसको वीज़ा ऑफिसर जो देखेगा, आप उसको ये लगना चाहिए कि आपने वापस आना है। उसको इस वीज़े में आपका जो ऐसे उससे ये नहीं लगना चाहिए कि आपने उधर जाकर रह जाना है या आपने स्किप हो जाना है, जो भी उनको लगना चाहिए कि आपने वापस आना है आपने, ठीक है। उसको ये आपने
इनडायरेक्टली आपने समझाना होता है उस वीज़ा ऑफिसर को, ये मेन बात होती है। इससे आप वीज़ा रेट बढ़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। ये बात अब होगी। सारी चीज़ें आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले देख लेनी है, फिर अब वो आपका वीज़ा फाइल कर देगा COE की बेस पे जो आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ये बातें याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं कि उसको लगना चाहिए कि आपने वापस आना है जो अपने ऐसे में, ठीक है। और ये आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कंसल्टेंट का जो ऐसे यूज़ नहीं करना आपने, वो बच्चों के काट कूट के आपको देगा। वो जो हज़ारों वो जो वीज़ा ऑफिसर वो देखते हैं, उनको पता लग जाएगा कि यार ये इसने बंदे ने खुद नहीं लिखा हुआ, तो वो उसके चांसेस आपके कम हो सकते हैं वीज़ा के। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो जो मुझे कह रहा था मेरा कंसल्टेंट कि 14 पेज का होना चाहिए ऐसे, मैंने कहा, मेरा अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है वो, 16 पेज का कौन बेवकूफ़ पड़ेगा यार। मुझे तो गुस्सा आ रहा था जब उसने 16 पेजेस मुझे कहा कि 16 पेजेस का ऐप का ऐसे होना चाहिए। चलो 5, 6, 7 पेजेस का हो जाए यार, 16 पेजेस का कौन पढ़ता है ऐसे। तो मैंने तो उसको नहीं, मैंने उसको कहा था अप्लाई कर दे। मेरा मैंने 5-6 पेजेस का था, 5-6 पेजेस का था, मैंने उसी पे बेस पे अप्लाई कर दिया था। उसका मैंने नहीं लिया था, उसका 16 पेजेस का था। उसने जनरल बातें लिखी हुई थी जो हर बंदा, जैसे सपोज उसमें अगर सारे ऐसे में अगर अली अली लिख दें तो वो अली पे भी चल जाएगा, उमर शकील पे भी चल जाएगा, हमजा पे भी चल जाएगा। तो ऐसे उसने जनरल चीजें लिखी हुई थी। तो मैंने उसको कहा फारिग कर, मैंने अपना तेरा नहीं लेना है, 5-6 पेजेस का मैंने लिख के भेज दी। मैंने कहा भेज दे, मेरा कैंसिल होगा तो कोई मसला नहीं, मेरा जो ऐसे है उस पर ठीक है, भरोसा है, कोई मसला नहीं। मैंने उसको फाइल कर दिया, हमारा टाइम क्या कहते हैं वीज़ा आ गया, ठीक है। तो अब ये है कि वीज़ा के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या, ये तो मैंने आपको बताई नहीं। सबसे पहले 80 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो लीगल काम करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। लोग इलीगल भी करते हैं, बना लेते हैं, मगर मैं उस पर बात नहीं कर रहा। 80 लाख आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे करनी है, 80 लाख आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और 7 से 8 लाख आपके पर इनकम होनी चाहिए, पर मंथ इनकम होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपने शो करनी है। जैसे आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फादर की होनी चाहिए। अगर मदर भी कर रही है तो फिर दोनों की कंबाइन करके आपकी 7-8 लाख रुपए बननी चाहिए इनकम, ठीक है, स्पॉन्सर्स की। अगर आपके भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं तो तीनों की मिला के, फादर मदर भाई की मिला के होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सबसे एक बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, क्लोज होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं वो कर रहे हैं, इस तरह मेरे लिहाज से गुजरा थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि बहन के हस्बैंड क्यों आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो क्लोज रिलेशंस के जो बंदे हैं, जैसे भाई बहन, ठीक है, बहन अगर खुद कर रही है तो हो सकता है, मगर अम्मी अबू और भाई का अगर स्ट्रॉन्ग बनता है तो वो हो सकता है, वो ज़्यादा आपका वीज़ा रेशो बढ़ा सकता है अगर वो ये बंदे स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो अलग स्टोरी है कि कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, वो कंसल्टेंट आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है, ठीक है आपका। मगर मैंने आपको बता दिया एक क्रक्स पॉइंट के अब्बू अम्मी, ठीक है, भाई, ये बहन, ये क्लोज बंदे हैं, ठीक है, ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनके अगर तीनों बंदे कर रहे हैं, चारों बंदे कर रहे हैं, तो इनकी चारों की मिला के 7-8 लाख से पर मंथ ऊपर होनी चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है। ये बात होगी। 80 लाख चाहिए स्टेटमेंट, 7-8 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो वीज़े में वो लगते हैं, वो चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने सारा A to Z बता दिया। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, पूछना चाहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगेगा कि वो यार वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, उस पर भी वीडियो बनाने वाली है तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो मैंने आपको एक होल बता दिया कि आपको नहीं कुछ पता था, तो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि यार अपने ऑस्ट्रेलिया कैसे आते हैं। ये आपको मैंने सारी जो एक पूरा आपके सामने एक पिक्चर रख दी है। तो ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इस तरह की मैं काफ़ी और वीडियोस बनाता रहूँगा कि आके क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पीआर जो है, पीआर लेने के लिए और कौन कौन से पॉइंट्स हम अचीव कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपने पीआर लेनी है तो फिर आपने रीजनल एरियाज में आए, ताकि आपको 5 पॉइंट्स जो होते हैं वो बाद में एक पॉइंट बड़ा जरूरी होता है। तो आपको 5 पॉइंट जो आपको आने का मिल जाएगा यार इधर रीजनल एरियाज में, जहाँ जबकि आप अगर सिडनी मेलबर्न पढ़ रहे होंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो जो 5 पॉइंट है रीजनल एरिया में पढ़ने के। तो ठीक है, बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस, साइनिंग आउट।